Welcome to मानविका WCIAS. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सफलता के 3 रहस्य: योग्यता, साहस और आपकी कोशिशें. आज के टॉपिक में हम जानेंगे किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर्स से हम, या फिर ये कहें न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, मतलब हम बिजली का उत्पादन किस प्रकार करते हैं. तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं कि एलिमेंट, एटम और ये सब क्या है. तो देखिए, सबसे पहले इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. जिस प्रकार हम एक अपना घर बनाते हैं, तो उसकी अगर हम बेसिक्स से चलें तो सबसे पहले क्या होता है, सैंड. सैंड से क्या बनती है, ब्रिक. और इन ब्रिक्स से हमारी वॉल बनती हैं या और रूफ बनती है, और इससे ही हमारा फिर एक हाउस या घर तैयार होता है. इसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर हम कंपाउंड को जानें तो कंपाउंड किससे बनते हैं, एलिमेंट से. और एलिमेंट को अगर तोड़ें तो हमें क्या मिलता है, वो एटम्स, यानी कि एटम्स से मिलकर बने हैं एलिमेंट. और एटम्स को फर्दर डिवाइड करें तो एटम्स में क्या क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. अब ये आप अगर समझें एक एग्जांपल से तो समझते हैं. जैसे H2O है, ये एक कंपाउंड है. कंपाउंड क्या किससे मिलकर बना है, ये कौन से एलिमेंट से, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है. यानी कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं इसमें, और ऑक्सीजन का एक है, जो कि यहाँ पर ऐसे हम समझ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट और एक ऑक्सीजन का. तो अब ऐसे ही अगर हाइड्रोजन के हम एलिमेंट में देखें तो एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलेंगे हमें उसमें. अब इन एक एटम, इसी के किसी एक एटम को हम, हाइड्रोजन एलिमेंट के किसी एक एटम को देखेंगे हम, तो हम फर्दर उसमें पाएंगे. तो उसमें आपको क्या मिलेगा, अब ये देखते हैं इसको. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं और कहाँ होते हैं. अब ये देखिए, इसके नाभिक को देखेंगे तो यहाँ पर हमें इस जगह तो हमें केवल ये अंदर आपको दिखेगा, यहाँ पर ये रेड कलर का, ये क्या है, एक प्रोटॉन. और ये बाहर ही चक्कर लगा रहा है एक, ये ब्लू कलर का, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन. लेकिन यहाँ पे हमें येलो कलर वाला न्यूट्रॉन नहीं दिख रहा है. यानी कि हाइड्रोजन में क्या दिख रहा है हमें, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है. अब वहीं हम ऑक्सीजन के एटम को जानते हैं. एटम की बात हो रही है यहाँ. ऑक्सीजन के एटम में हम देखेंगे तो हमें ये येलो कलर के बाहर दिख रहे हैं, ये अलग अलग कक्षाओं में. इनको हम एटम्स वाले उसमें समझेंगे, लेकिन अभी केवल एक जानकारी के लिए आपको समझाना ज़रूरी है. बाहर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज है, और अंदर ये नाभिक है. इस नाभिक में हमें क्या क्या दिख रहा है, ये आपको रेड कलर से दिख रहे हैं, तो ये 8 प्रोटॉन हैं. तो इनमें आपको मतलब ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, ये प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन. और ये रेड कलर के जो दिख रहे हैं ये हैं न्यूट्रॉन. इनमें कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं. तो इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये जानकारी केवल इसलिए देनी थी क्योंकि हमें इसी से जानकारी मिलेगी. अब हम ये देखते हैं, ये हमने ऑक्सीजन को दिखा रखा है 16O8 या 8O16. तो ये 8 इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर है. और एटॉमिक नंबर जो शो कर रहा है ये 8, ये क्या होता है, एक्चुअल में ये होती है प्रोटॉन्स की संख्या. तो ये एटॉमिक नंबर का यहाँ दी हुई है डेफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए एटॉमिक न्यूक्लियस. तो यहाँ पर जो ये न्यूट्रॉन दिखा हुआ है इसको हम प्रोटॉन कहेंगे, ये प्रोटॉन है. ठीक है, एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन्स की संख्या. तो यहाँ पर दिख ही रहा है ये 8 प्रोटॉन है, तो ये 8 एटॉमिक नंबर हो गया. अब इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, 16 दिखा रहा है यहाँ पर. 16 कैसा होता है, तो ये अंदर ये इसके न्यूक्लियस में तो क्या दिख रहे हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दिख रहे हैं. तो 8 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, तो 8 और 8 16. तो ये इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया 16. इसका यूज़ होगा आगे चल के, इसलिए ये बताना ज़रूरी है. तो इससे पता लगा कि जो हमारा ये आया 8 प्रोटॉन्स की संख्या, और ये क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, यानी कि एटॉमिक मास नंबर. अब एक जानकारी और ज़रूरी है. अब हम ये जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो हमने जाना कि एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर हम इन्हीं एटम्स को
अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन के एटम्स को हम ऐसे चेक करना शुरू करेंगे और उनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कभी प्रोटियम मिल जाएगा, कभी ड्यूटेरियम मिल जाएगा, कभी ट्राइटियम मिल जाएगा। ये क्या है, आइसोटोप्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पर ये इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा एटम्स में। अब क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा जिसमें हमारा 0 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि हम ये बता ही रहे थे अभी, उसे प्रोटियम बोलेंगे। और हमें दूसरा मिलेगा ड्यूटेरियम टाइप का स्ट्रक्चर, वो क्या मिलेगा, इसे कहेंगे 1s2, यानी कि 2 क्या, 1 जो हुआ एटॉमिक नंबर हुआ, तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें एक न्यूट्रॉन भी आ गया, यहाँ न्यूट्रॉन नहीं था, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन एक आ गया। ऐसे ही इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो एक एक रहे, और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में कितने आ गए, 2 आ गए। तो इस तरीके से इसका मास नंबर 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के 3 हो गया, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिला के 2 हो गया, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिला के 1 ही रहा, क्योंकि न्यूट्रॉन है नहीं यहाँ पर। तो ये आइसोटोप कहलाते हैं। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जिनके मतलब मास नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन्स की संख्या वेरी करती है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं या समस्थानिक हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल में अगर देखें, तो पीरियोडिक टेबल में ये सारी चीज़ें क्या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही लगी हुई होती हैं। जैसे हाइड्रोजन नंबर 1 पर है, तो क्या मतलब है, हाइड्रोजन का जो वो है मतलब एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है। ऐसे हीलियम की बात करेंगे, He से इसे दर्शाते हैं, तो क्या है, 2 दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या है इसका एटॉमिक नंबर 2। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है ये 8। ऐसे ही क्रिप्टॉन की बात करेंगे तो हमें 36, बेरियम की बात करेंगे 56। ऐसे ही नीचे की तरफ हमें दिखेंगे जिनको हम अभी पढ़ेंगे भी, यूरेनियम 92 दिख रहा है इसका, और प्लूटोनियम 94, थोरियम 90। तो ये इस तरीके से आप जानते हैं। अब बात करते हैं नाभिकीय ईंधन क्या है। तो नाभिकीय ईंधन को समझते हैं। नाभिकीय ईंधन, परमाणु ईंधन उस सामग्री को कहते हैं जिसका उपयोग नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है। अब इसमें 2 वर्ड आ गए हमारे, ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। अब इसको समझते हैं। नाभिकीय फ्यूज़न क्या है और नाभिकीय फिशन क्या है। फिशन मतलब विखंडन और फ्यूज़न मतलब संलयन। अब इसको डेफिनेशन समझेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या कहता है, इज ए प्रोसेस बाय विच 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब ये देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, बाय विच 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल हैवियर न्यूक्लियस while releasing massive amount of energy। मतलब जब 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई जुड़ते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी मतलब रिलीज होती है। वही चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है ड्यूटेरियम का नाभिक और ट्राइटियम का नाभिक, ये मिले। ड्यूटेरियम में बताया था नाभिक में क्या है, ये मैंने बताया था, आपने देखा था पीछे, एक हमारा न्यूट्रॉन और एक हमारा प्रोटॉन था। ऐसे ही यहाँ पर क्या था, एक हमारा प्रोटॉन था और 2 न्यूट्रॉन थे यहाँ पर ट्राइटियम में। इसका 3 था एटॉमिक मास और इसका 2 था। अब इनके जुड़ने से क्या हो रहा है, हीलियम का बनना है। तो हीलियम क्या आता है, 2He4, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4, तो ये बना इसमें। तो हीलियम बना, तो दिख रहा है आपको 2He4 बना, 1s2 + 1s3 2He4, और एक न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हुआ। तो अब ये क्या है, इसकी देखो ये चीज़ बैलेंस होती है, 4 + 1 5, यानी 2 + 3 और 1 1 2 और 2 0 1। तो ये आप इक्वेशन जो केमिस्ट्री के हैं वो समझ रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रही केवल इतना समझ लें कि ये 2 नाभिक मिलके एक हीलियम का नाभिक बना रहे हैं, और क्या है, न्यूट्रॉन रिलीज निकल रहा है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से हीलियम बन भी रहा है और एनर्जी भी निकल रही है।
तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब आते हैं न्यूक्लियर फिशन। ये क्या है? न्यूक्लियर फिशन में इसका उल्टा होता है। इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन, है तो न्यूक्लियर रिएक्शन ही, इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज बॉम्बार्ड। एक न्यूक्लियस है कोई, उस पर न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग हुई, इस तरीके से न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग होगी विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी लो होगी, विच स्प्लिट्स द न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर। अब इसको जो बड़े न्यूक्लियस है इसको तोड़ देते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई में, मतलब छोटे नाविकों में। तो इससे भी क्या बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन, यानी कि नाभिकीय विखंडन। और ये यूज़ कहाँ होती है? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में, जो अब हम आज पढ़ेंगे। इसी चीज़ को समझने के लिए बस इसको प्रोसेस को समझना ज़रूरी था कि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया क्या है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक न्यूट्रॉन है, इसकी हम बमबारी कर रहे हैं किस पे? एक यूरेनियम है, इसके नाभिक पे कर रहे हैं, और इसके नाभिक पे बमबारी करने से हमें क्या क्रिप्टॉन मिला और बेरियम मिला, और साथ में 3 न्यूट्रॉन मिले, और बहुत सारी हमें एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी हुई, क्योंकि इसके टूटने से एनर्जी, नाभिक के टूटने से एनर्जी जो है रिलीज होती है। और यही एनर्जी हम यूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो हम रिएक्टर में देखेंगे कि हम पावर प्लांट में कैसे इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पर इक्वेशन में दिखाई गई है, 0n1, और ये यूरेनियम को क्या लिखते हैं? 92U235। इसका मतलब है एटॉमिक, इसका 235 क्या है? एटॉमिक मास है, यानी कि क्या है? ये शो करता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और 92 जो क्या शो कर रहा है? ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। और ये क्या शो कर रहा है? प्रोटॉन्स की संख्या। अब ये यूरेनियम पे के नाभिक पे बमबारी हुई, यूरेनियम 235 है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, 3 न्यूट्रॉन निकले, और बहुत सारी एनर्जी निकली, बहुत सारी एनर्जी निकली। इसी एनर्जी का यूज़ हम रिएक्टर में करेंगे। तो ये चीज़ हमने देखी। अब यहाँ पर नाभिकीय ईंधन कौन सा हुआ? 92U235। अब ये हमारा समझ में आया कि ये विखंडन क्या है और संलयन क्या है। अब ये विखंडन की, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया ही है जो हमें नाभिकीय ऊर्जा जिससे मिलती है, और हम उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम बिजली का उत्पादन कैसे करते हैं वो देखिए। अब शुरू से समझिए। सबसे पहले हम माइंस, खदानों से क्या प्राप्त करते हैं? और कौन से? जो हमारे नाभिकीय ईंधन हैं उनके नाभिकीय खनिज ईंधन। अब ये क्या है? यूरेनियम, अब ये जो चीज़ जान रहे हैं हम यहाँ पर देखें, ये और ये क्या है? यूरेनियम के जो है अयस्क हैं। अब यूरेनियम के अयस्क के नाम अब देखिए, अब ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे नाम हैं। यूरेनिनाइट, इसी को पिच ब्लेंड भी बोलते हैं, जो आपने अक्सर सुना होगा। और ये टर्वरनाइट और ऑट्योनाइट और भी हैं, लेकिन ये जो अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो यही हैं। पिच ब्लेंड, जिसे यूरेनिनाइट भी बोलते हैं, और टर्वरनाइट और ऑट्योनाइट। तो ये सब क्या क्या है? यूरेनियम के खनिज हैं, मतलब अयस्क हैं, समझ रहे हैं? तो और अब इनका क्या है? आगे दिख रहा होगा आपको दूसरी प्रोसेस क्या है? इनरिचमेंट। इनरिचमेंट क्या है? हमें क्या है, जब यूरेनियम मिलता है वो हमें जो उसमें, अब ये जो हमने बताया था आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बताए थे हमने, तो ये क्या थे? जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो इसमें हमें दिख रहे हैं यूरेनियम 238, यूरेनियम 235। तो ये 238 और 235 क्या है? ये इसमें शो करता है कि इसका जो एटॉमिक मास है अलग अलग है। तो यूरेनियम 238, यूरेनियम 35, ये दोनों मिलते हैं, लेकिन इसमें जो यूरेनियम 235 है, ये इसकी मात्रा केवल 0.7% होती है, और बाकी यूरेनियम 238 है उसकी 99.3% होता है जो यूरेनियम में मिलता है। तो जब ये है तो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को जो यूज़ करने के लिए हमें जो है यूरेनियम 235 के जो है परसेंटेज को बढ़ाना होता है, उसे इनरिचमेंट कहते हैं यूज़ करने के लिए रिएक्टर में। अब ये बढ़ाते कैसे हैं? बढ़ाने के लिए सीधी सी बात, मान लिया एक बर्तन है, इसमें बहुत सारी मात्रा में क्या है? पानी है, और कुछ मात्रा में चीनी है। अगर तो हम क्या करें, इसका में चीनी का परसेंटेज बढ़ाना होगा। अगर हम
तो पानी की मात्रा को कम करते जाएंगे, तो जो बचा खुचा रह जाएगा उसमें हमारा, इसमें हमने इसका मास तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ये अब इसमें पूरे मटेरियल में देखें तो पानी कम होता गया, तो दोनों को देखें तो इसकी प्रतिशतता बढ़ती जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर होती है। वही चीज़ ये कहने का मतलब है कि अगर हमारा यूरेनियम 238 ज़्यादा है और यूरेनियम 235 की मात्रा कम है, तो हम 238 की मात्रा कम करते जाएंगे और ये बढ़ती जाएगी। तो अगर हम 4% से लेके 20% तक रखते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं यूरेनियम 235 का इनरिचमेंट करते हैं। और 20 से अगर हम 80 तक करेंगे तो हम उसको न्यूक्लियर बम में यूज़ करते हैं। तो बम में, और उसमें क्या होता है, केवल अंतर यह है कि हमारा एक होती है कंट्रोल्ड रिएक्शन, एक होती है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हम बम बनाने में, न्यूक्लियर बम बनाने में करते हैं, और कंट्रोल्ड रिएक्शंस का यूज़ हम पीस यानी कि शांतिपूर्ण कार्य यानी कि हम बिजली उत्पादन वगैरह में करते हैं। अब हम देखते हैं कंट्रोल और अनकंट्रोल रिएक्शन कैसे होती है, वो हम रिएक्टर में समझेंगे तब। अभी पहले आगे बढ़ते हैं। तो इनरिचमेंट कर दिया हमने इसका, फिर हमने इसे क्या करा, इसको पीस कर इनकी पिलेट्स यानी कि गोलियां बना ली, उसे कहते हैं येलो केक। फिर इन प्लेट्स को रॉड के रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इन रॉड्स को ही हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर का एक पिक बनाई है मैंने, तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का है। अभी पावर प्लांट के लिए इसमें आगे और भी चीज़ें जुड़ेंगी, वो देखेंगे क्या है। अब जो है हमारा फ्यूल रॉड, यानी कि फ्यूल रॉड बन गई है, जो हमने पेलेट्स को यूज़ करके हमने रॉड के फॉर्म में ले लिया, तो ये हो गई। अब इसी से इसको हमने यूज़ किया रिएक्टर में ईंधन के रूप में। यही हमारा क्या है, नाभिकीय ईंधन है। किससे बना था, यूरेनियम से। अब हम उसका क्या करेंगे, इसमें न्यूक्लियर फिशन करेंगे, यानी कि विखंडन करेंगे। विखंडन के लिए हमें मालूम है न्यूट्रॉन की बमबारी क्या है, इसके हम नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे। अब उसके बाद में, और उसके बाद में हमें क्या मिलेगी, एटॉमिक एनर्जी रिलीज़ होगी वहाँ पर, यानी कि बहुत सारी जो है हीट बनेगी। जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, जब हमने बताया था नाभिक टूटता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी, उसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा कूलेंट इसमें यूज़ करा जाएगा, उसको भाप में बदलने के लिए। और जो भाप होगी हमारी, वही हमारे टरबाइन को रोटेट करेगी, और टरबाइन जनरेटर को चलाएगा, और जनरेटर से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। इस प्रोसेस को हम पूरा आगे और समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारा पिक है, इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं अभी, फिर आगे और देखेंगे। इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है फ्यूल एलिमेंट, यानी कि जो रॉड्स दिख रही हैं, ये रॉड्स हैं। और ऊपर एक ये कंट्रोल रॉड्स दिख रही होंगी, ये ब्लैक कलर की हैं, जो इनके बीच में दिख रही हैं, तो इनका काम। और नीचे आपको दिख रहा होगा, इसमें ही मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। मॉडरेटर का काम क्या है, वो भी अभी समझते हैं आगे चल के। फिर हमारा मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जब ये हीट जनरेट होगी, पहले हम उस प्रोसेस पे आ जाते हैं। जैसे मान लिया हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट होगी तो इस कूलेंट को ये क्या करेगी, हीट करेगी। और ये कूलेंट जब यहाँ आया हीट होके, और इस तरीके से ये क्या हुआ, ये स्टीम जनरेटर है। तो ये इसमें क्या करेगा, स्टीम बनेगी, और स्टीम का जनरेशन होगा, तो वो स्टीम ऐसे करके जो आएगी, और आगे चल के यहाँ पर आपको ये फिन्स दिखेंगे ऐसे करके, टरबाइन। तो ये फिन्स पे आके ऐसे करके इसको घुमाना शुरू करेगी टरबाइन को, और टरबाइन से जुड़ी हुई होगा क्या, शाफ्ट से जुड़ा हुआ होगा जनरेटर। जनरेटर होगा, वो घूमना शुरू करेगा। वो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा, उससे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। उस इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ हम करते हैं अपने जो कार्य हैं उनमें। तो इस तरीके से उस बिजली का उत्पादन होता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से मेन काम हो गया, इससे स्टीम जनरेट करना, और स्टीम जनरेट करके हमारा काम हो गया इसके टरबाइन को घुमाना। और टरबाइन क्या है, जनरेटर को घुमाती है, जनरेटर को, और उसके बाद में हमारी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो मेन काम है बस यही काम। अगर हम यहाँ पर तो इससे कर रहे हैं, स्टीम के थ्रू हम इसको घुमा रहे हैं, और यहीं पे हीटिंग का काम किसने किया, वो हमारे इसके जो एटॉमिक फ्यूल है, इसकी जो एनर्जी है, उससे हमने प्राप्त की थी हीट। ऐसे ही अगर हम इसको थर्मल पावर प्लांट जो दूसरे होते हैं, उसमें कभी कोल को जला के उस हीट का इस्तेमाल करते हैं, कभी गैस को जला के हीट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आगे के प्रोसेस यही रहते हैं कि उस हीट से
मतलब स्टीम डेवलप हुई, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से जो घुमा के जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी। बस यहाँ पे अंतर क्या है, इस रिएक्टर का यूज़ करके हमने इसमें नाभिकीय ईंधन का इस्तेमाल करा। अंतर क्या हो जाता है, ये हमारे लिए ग्रीन हाउस गैसेस नहीं डिलीवर कर रहा है, जिससे हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर दूसरा खतरा रहता है जो हमें समझना चाहिए। अब होता क्या है, रेडियो मतलब रेडियो एक्टिव, जो रेडियो एक्टिविटी तो जानते ही हैं हम, यानी कि एक तरीके से रेडिएशन को समझिए आप। यहाँ से रेडिएशन का खतरा रहता है, रेडिएशन का खतरा रहता है। इसीलिए इसके जो है, जो कोर एरिया है, इसके चारों तरफ क्या होता है, एक कंक्रीट की शील्ड मोटी सी लगा देते हैं, जिससे इसकी हीट बाहर ना जाए, और इसके बाहर ही एक कोर एरिया के बाहर ही एक थर्मल शील्डिंग भी कर देते हैं, जिससे इसका रेडिएशन बाहर ना जाए। तो उसको बहुत प्रिकॉशन के साथ में यूज़ करा जाता है। और बाकी अभी हम आगे देखेंगे कि मॉडरेटर का क्या काम है और हमारा कंट्रोल रॉड्स का क्या काम है, और कूलेंट को तो हमने समझ ही लिया, कूलेंट्स का किस तरीके से यूज़ हो रहा है। और बाकी इसको प्रोसेस को थोड़ा सा और समझना हो तो बाकी जब ये जो स्टीम जो होती है ठंड, मतलब जो यूज़ हो जाती है, उसके बाद में ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद में नीचे आ जाती है, और वो क्या होता है, वही वही अपनी पुरानी फॉर्म में, वाटर फॉर्म में आ जाती है, और उसको क्या करते हैं, मोटर के द्वारा आगे भेज देते हैं। फिर वही चीज़ दोबारा, ये प्रोसेस को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है, तो वापस जाके उसी में चली जाती है, तो उसका दोबारा उस कूलेंट का यूज़ कर लिया जाता है। तो ये चलता रहता है प्रोसेस। अब बाकी हम समझते हैं आगे कि अब ये क्या हुआ। अब यहाँ पर हमने जो हम पदार्थ को, मतलब जो ईंधन को पढ़ रहे थे, अब हमने यूरेनियम 235 तो देखा, और यहाँ यूरेनियम 238 इधर लिखा हुआ दिख रहा है। और फिर हमने देखा प्लूटोनियम, और ये यहाँ पर ऊपर लिख दिया विखंडनीय पदार्थ, इधर उर्वरक पदार्थ। तो ये अंतर है। हमें क्या है, ये जो दिख रहे हैं इधर वाले पदार्थ, ये है विखंडनीय, यानी कि इनके विखंडन के बाद ही हमें ऊर्जा मिलती है, और इनका विखंडन नहीं होता। ये जो तीन दिख रहे हैं, यूरेनियम 238, थोरियम 232, यूरेनियम 234, इनका विखंडन नहीं होता। फिर हम इसका करते क्या हैं, तो हम इसका करते क्या हैं, तो अब आप समझ में आ रहा होगा। यूरेनियम 238 है, इसका इस्तेमाल हमारा विखंडन में नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, यूरेनियम 238 का इस्तेमाल हम एज ए फर्टाइल करेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि हमें ये विखंडनीय पदार्थ मिलेंगे, जो विखंडित हो सकते हैं, वो उस आइसोटोप में चेंज किया जाएगा, या उस दूसरे पदार्थ में। अब ये यूरेनियम 238 की है, ये यूरेनियम 238 चेंज होकर हम प्लूटोनियम में चेंज कर लेते हैं, क्या, न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग के द्वारा। अब इस तरीके से ये हो जाता है। तो प्लूटोनियम, ये जिनको जानना है वो जाने, नहीं तो केवल एक ये इक्वेशन दिखा दी है। वैसे फाइनली इसका पर्पस केवल मेरा यही था, ये बताना कि यूरेनियम 238 जो कि एक फर्टाइल मटेरियल है, इससे हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, वो एक विखंडनीय पदार्थ है। तो यूरेनियम 235 केवल प्लूटोनियम को प्राप्त करने के लिए है। अब ऐसे ही यहाँ पर दिख रहा है थोरियम। थोरियम जो है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, यूरेनियम 233, यानी कि यूरेनियम का एक और आइसोटोप। और यूरेनियम 233 जो है वही हमारा विखंडनीय पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल हम रिएक्टर में कर सकते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ऐसे ही हमारा जो यूरेनियम 234 है, ये जो है, बल्कि ये फर्टाइल है, ये हमारा एनर्जी के लिए नहीं, बल्कि हमारा किस काम आएगा, एक विखंडनीय पदार्थ को प्राप्त करने के लिए। तो अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पर अगर हम ये देखें, जो हमने पहले देखी थी कि यूरेनियम 235 है, यहाँ पर 238 हो नहीं सकता, क्योंकि 238 हमने देख ही लिया, 238 हमारा विखंडनीय पदार्थ नहीं है, मतलब इसके मतलब न्यूक्लियस का विखंडन नहीं होगा। यूरेनियम 235 का होता है। अब इससे क्रिप्टॉन मिलता है, वो, और ये दिख रहा है आपको, बड़ा करके देखिए, बेरिलियम, क्रिप्टॉन मिल रहा है, बेरिलियम मिल रहा है, 3 जो है न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, और बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। अब हम देखते हैं ये चेन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं इसको। चेन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि अभी हमने देखे, हमें 3 तो हमें यूरेनियम 235 से बाकी पदार्थ मिल रही बने ही, जो क्रिप्टॉन उसके नाभिक बने, लेकिन उसके साथ साथ हमें 3 ये न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। ये तीन न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, ये वापस यूरेनियम के एक नाभिक में फिर टक्कर मारेंगे, फिर उससे 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, फिर वो 3 जो हैं किसी और यूरेनियम के नाभिक के टक्कर मारेंगे, फिर और करेंगे,
अगर हम इसे कंट्रोल ना करें, ये प्रोसेस को कंट्रोल ना करें, तो इससे एनर्जी मिलती रहेगी और उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब। और हम इसी को जब अगर कंट्रोल कर दें, यानी कि इनके जो न्यूट्रॉन्स की या स्पीड को भी कंट्रोल करें, उसके साथ साथ इनकी जो है संख्याओं को भी कंट्रोल करें। तो अगर संख्याओं को कंट्रोल करना है कि जो एब्जॉर्ब कर लिए जाएं न्यूट्रॉन्स, संख्या को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब एब्जॉर्ब कर लें तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन रुक जाएगी। तो वही चीज़ हमारा ये है कि इसी को कहते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन। अब कंट्रोल्ड रिएक्शन कैसे हो रही है, अब उसको समझने के लिए वो ये देखिए, अब मॉडरेटर वगैरह का क्या यूज़ है वो समझिए। अब मॉडरेटर क्या कह रहे हैं, मॉडरेटर का मतलब क्या हुआ इसमें, इज ए मटेरियल इंटेंशनली प्लेस्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर कोर टू स्लो न्यूट्रॉन्स डाउन फ्रॉम देयर इनिशियल फास्ट स्पीड। यानी कि जब शुरू में न्यूट्रॉन होता है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन हमारा जो रिएक्टर में न्यूट्रॉन की हम ज़रूरत पड़ेगी जो यूरेनियम 235 पे बमबारी करेगा, तो उसकी स्पीड जो होती है कम होनी चाहिए। तो उसको स्पीड को कम करने के लिए कोई मटेरियल चाहिए हमें, तो वही हमारा क्या होता है, मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर इसमें होता है, वही काम मॉडरेटर करता है किस चीज़ का, न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जिससे वो यूरेनियम 235 के नाभिक को हिट कर सके। तो हिट करने के लिए अब ये बात होगी फास्ट है तो वो क्यों हिट नहीं कर पाएगा। तो हमने देखा होगा कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें शीशे में हम अगर बहुत तेज बुलेट चलाएं तो वो क्या करेगी, पार करके शीशे को निकल जाएगी, एक जगह बस थोड़ा सा छेद करेगी, और वहीं पे एक पत्थर मारें तो पूरा शीशा टूट जाता है। सेम कंडीशन है। तो जो हमारा लाइट मतलब हल्की स्पीड का होता है न्यूट्रॉन, वो तो हमारा क्या करता है, उसके नाभिक को तोड़ देता है, लेकिन जो तेज़ी से होता है वो उसको तोड़ नहीं पाता बल्कि उसको पार कर जाता है। इस तरीके से तोड़ना ज़रूरी है, हमें तो तोड़ के ही एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हमें उसको तोड़ना है और न्यूट्रॉन को रिलीज़ करवाना है, जिससे और वो रिएक्शन चलती रहे। एक प्रोसेस तो ये हो गया हमारा मॉडरेटर का काम। अब कूलेंट का काम क्या हुआ इसमें, कूलेंट का काम क्या है, इज़ यूज टू हीट रिमूव हीट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर कोर एंड ट्रांसफर इट इलेक्ट्रिक जनरेटर टू द एनवायरनमेंट। वो हमने जाना ही था इसमें कि हमने जो हीट था इसका यूज़ किस में कर रहा था, कूलेंट को, कूलेंट ऑब्जर्व कर रहा है उस हीट को और क्या स्टीम में बदल रहा है। स्टीम जो है हमारे काम की आ रही है, टरबाइन को घुमाने के काम आ रही है। तो कूलेंट भी हमने समझ लिया। कूलेंट का साथ साथ काम इसकी हीट को एब्जॉर्व करना है, तो इसकी हीट को कंट्रोल करना भी होता है। अब तीसरा काम क्या है, कंट्रोल रॉड नाम की चीज़ दिख रही है। कंट्रोल रॉड क्या है, ये रॉड और प्लेट ट्यूब या ट्यूब कंटेनिंग ए मटेरियल, इसमें कुछ मटेरियल होता है जैसे हैफनियम, बोरॉन और कैडमियम वगैरह। तो इनका काम क्या होता है, टू कंट्रोल पावर ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर बाय ऑब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। और एक कंट्रोल रॉड प्रिवेंट्स द न्यूट्रॉन्स फ्रॉम कॉजिंग फर्दर फिजन। अब यही चीज़ हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं। अब हमारे मान लिया ये हमारी बोरॉन की रॉड्स हैं, कंट्रोल रॉड्स, अब हम इनके बीच में इसको इंसर्ट कर दिया नीचे करके। अब इनको इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, वो क्या करेंगी, जो न्यूट्रॉन्स यहाँ से बमबारी हो रही है उनको तो एब्जॉर्ब कर लेंगी। एब्जॉर्ब कर लेंगी तो हमारी जब न्यूट्रॉन्स ही नहीं बचेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्दर न्यूट्रॉन्स जो और उनके नाभिक को टूट के बनना है वो सब भी एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन है वो जो यहाँ पर चेन रिएक्शन चल रही है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। इस तरीके से अगर हमें जब प्रोसेस को रोकना होता है तब हम इस कंट्रोल रॉड का यूज़ करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं और उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या रिएक्शन को कम करना होता है तो थोड़ा अंदर उसको कर देते हैं। तो इस तरीके से जब ज़्यादा तेज़ हो रहा होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे मतलब ये रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, इसी को कहते हैं रिएक्टर। अगर ये कंट्रोल नहीं होगी तो एक बॉम्ब की तरह फट जाएगा और ये हमारा रेडिएशन इतना ज़बरदस्त फैल जाएगा कि उस रेडिएशन से भी नुकसान होगा, उस हीट से भी नुकसान होगा। अब ये देखते हैं कि जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं वो अलग अलग कैसे होते हैं। जैसे PWR हम देख रहे हैं, PWR प्रेशराइज्ड जो दिख रहा है हमें, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। इसमें हमारा ये केवल यही है, फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, संवर्धित यूरेनियम यानी कि इनरिच्ड यूरेनियम, और मॉडरेटर के रूप में जल यानी कि H2O, और कूलेंट के रूप में भी जल का इस्तेमाल करें यहाँ पर हम। अब ये बॉइलिंग BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इसमें भी यूरेनियम, जल और जल का ही इस्तेमाल मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में। लेकिन बस
इनके जो प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर होता है। अब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, पहले प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर था, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें नेचुरल यूरेनियम, जो यूरेनियम 235 है नेचुरल वही, इसमें भारी जल यानी कि यहाँ पर तो था H2O, यहाँ पर क्या है D2O, ड्यूटीरियम वाला, यानी कि उसे भारी जल कहते हैं। तो शीतलक और मॉडरेटर दोनों में भारी जल का यूज़। अब गैस कूल्ड रिएक्टर क्या है, इसमें संवर्धित यूरेनियम और प्राकृतिक यूरेनियम दोनों का यूज़। अब ग्रेफाइट क्या है, मॉडरेटर के रूप में, और CO2 क्या है, कूलेंट के रूप में। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, CO2 गैस आ गई तो इसीलिए गैस कूल्ड हो गया है, कूलिंग में गैस का यूज़ हो रहा है, गैस कूल्ड हो गया CO2 गैस। अब लाइट वाटर ग्रेफाइट LWGR, इसमें संवर्धित यूरेनियम है, और ग्रेफाइट मॉडरेटर जल हमारा H2O, यहाँ पर कूलेंट। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लूटोनियम और यूरेनियम, और इसमें ये यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, कुछ नहीं, यानी कि मॉडरेटर कुछ नहीं, और ये द्रव सोडियम जो है ये कूलेंट के रूप में यूज़ हो रहा है। तो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं, इनका काम केवल और केवल क्या होता है, जो हम अभी ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर आएंगे, ये हमारा फर्टाइल वाला। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा, हमने क्या यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम प्राप्त किया था ना, ये वाली रिएक्शन कराई थी। तो ये वाली रिएक्शन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में होगी। यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होंगे फास्ट स्पीड में होंगे, और इस तरीके से इसमें जो रिएक्शन कराई जाएगी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ये रिएक्शन होगी, और इस रिएक्टर से ही हम प्लूटोनियम प्राप्त करेंगे। और ये प्लूटोनियम ही है आगे चल के हमें क्या देगा, विखंडनीय पदार्थ होता है, ये विखंडनीय पदार्थ से ही हमारे रिएक्टर आगे चल के काम करेगा। तो केवल ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का काम ही है हमारा ये प्राप्त करना, और ऐसे थ्योरियम से हम ये प्राप्त करेंगे, तो ये भी हमारा विखंडनीय पदार्थ प्राप्त करने के लिए वो भी हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का ही काम होगा। तो इसीलिए इसमें दिया है हम प्लूटोनियम से है और यूरेनियम का यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए इसमें केवल कूलेंट का यूज़ होगा, द्रव सोडियम, जो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से हमने देखे कि मॉडरेटर, अब हम समझ सकते हैं मॉडरेटर कौन कौन से होते हैं, जल, भारी जल, ग्रेफाइट। और हमारा कूलेंट कौन से होते हैं, जल, भारी जल, CO2 और द्रव सोडियम वगैरह, ये सब हमारे कूलेंट होते हैं। और हमारी कंट्रोल रॉड्स बोरान, कैडमियम, और हमने क्या देखा, हैफनियम का यूज़ होता है। तो ये सारा हमारा प्रोसेस था। और अब ईंधन के चरणों की बात करें तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ईंधन के चरण होते हैं, प्रथम चरण वाले जो रिएक्टर होता है उसमें हम यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं। द्वितीय चरण वाले उसमें ईंधन हमारा प्लूटोनियम यूज़ होता है। तृतीय चरण वाले में थोरियम 232 यूज़ होता है। ये जो 239, 235, 232 है, ये आपको मालूम होगा एटॉमिक मास है इनका, जो कि ये शो करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं इसमें। और ये आइसोटोप्स के हैं, इसलिए इनको हम एटॉमिक मास शो करते हैं। अब ये थोरियम जो है हमें मालूम है मोनोजाइट रेत है, जो हमारी केरल वगैरह में हमने पढ़ा है कि मिलती है। तो ये थोरियम जो है उसी में पाया जाता है, तो मोनोजाइट ऐस कह देंगे, तो उससे थोरियम प्राप्त होता है। लेकिन थोरियम से अभी हमारा मतलब उसको कन्वर्ट करके, और हम उससे क्या नहीं डेवलप कर पा रहे हैं अभी, हमारा वो रिएक्टर्स जो है अभी प्रोसेस में है कि इनसे हमारे बिजली उत्पादन का अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो रहा है, ये यूरेनियम 235 ही यूज़ हो रहा है। और अब यही चीज़ें हैं। अब जो ये रिएक्शन तो आपने देख ही लिया किस तरीके से क्या है, ये हम पहले भी देख लिया। तो अब हमारा ये समझ में आ गया होगा कि हमारा एक पावर प्लांट कैसे काम करता है। यानी कि यहाँ तक हमने देख ही लिया था कि ये, इससे आगे हमने ये देखा था स्टीम तक का समझ लिया है रिएक्टर में, और स्टीम से आगे टरबाइन, जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हमने बताया था आगे। यहीं पे क्या है, टरबाइन चलती है, टरबाइन से आगे उसी हिसाब से जो जनरेटर चलता है, जनरेटर हमारी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है। तो वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में काम आती है, प्लांट्स में हम जो यूज़ करते हैं वही सब है। तो ये हमारा सारा का सारा नाभिकीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन यानी कि न्यूक्लियर प्लांट की गतिविधियों को समझ लिया। अब हम आगे अगले उसमें जो पढ़ेंगे वो हमारे भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे हमने क्यागा और रावत भाटा, नरौरा, ये सब पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम यानी कि होमी जहांगीर भाभा जी ने कब शुरू करा था, किस तरीके से शुरू करा था, और हमारे जो अनुसंधान वाले रिएक्टर्स हैं वो कौन से हैं, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इस तरीके से उनके विकास को समझेंगे। तो ये हमने
पार्ट 1 था, पार्ट 2 के बिना ये कंप्लीट नहीं होगा, पार्ट 2 बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जानेंगे। तब तक के लिए मानविका WCIS आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है।